क्या आपका जॉब जाने वाला है? क्या एआई आपको रिप्लेस करने वाला है? ये सारे अकाउंटेंट के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है और काफी कंफ्यूजन है और काफी हॉन्टिंग भी है, क्योंकि अगर इंसान का जॉब चला जाएगा तो वो करेगा क्या। I'm just worried about my friend. इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे आपका जॉब नहीं जाएगा, कैसे आप अपना जॉब को बचा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। विल एआई रिप्लेस अकाउंटेंट, अ बिग क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। There you go. तो सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। एआई क्या है? एक इंटेलिजेंट मशीन है जो ह्यूमन की तरह सोच सकता है और कार्य कर सकता है। ठीक है। अब जॉब लॉस की अगर हम बात करें तो आईबीएम की एक रिपोर्ट के तहत ये बोला गया कि उनका जॉब जल्दी जाएगा जो एआई यूज नहीं कर रहे, Oh my gosh. और उनका जॉब वो ही लेंगे जो एआई यूज कर रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या कोई और एआई अच्छे से यूज करना जानते हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Oh, thank God. सैम ऑल्टमैन के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, ये सैम ऑल्टमैन कौन है? ये है चैट जीपीटी के सीईओ। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने सिंपली ये बोला था कि हम लोग अगर 10 साल पहले हमसे कोई पूछता कि कौन सा जॉब जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर है या जो लो स्किल्स वाले हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब है, वो जाएंगे पहले। जो अच्छे आईक्यू वाले हैं और जो प्रोग्रामर है, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका जॉब बाद में जाएगा। लेकिन अब ये पूरा उल्टा हो रहा है। उल्टा का मतलब क्या है कि जो गूगल पार्ट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, वो पहले किसका जॉब ले रहा है? पहले जो है वो ले रहा है क्रिएटिव लोग का, प्रोग्रामर का। ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन अब हम लोग कौन है? सबसे पहले हम अपना तो जाने कि हम क्या कर रहे हैं। हम अकाउंटेंट्स हैं। जो मेरे चैनल स्पेसिफिकली सब्सक्राइब करके रखे या देख रहे हैं, उनका सैलरी रेंज मैं मानूंगी 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। मतलब वो अकाउंटेंट है और बहुत ही कम जो है नोटिस का रिप्लाई करते हैं, बहुत ही कम बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, बहुत ही कम अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करते हैं। तो ये सारे काम वो लोग कम करते हैं। ठीक है। तो उनका मेनली वर्क क्या होता है कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करते हैं, परचेज सेल की एंट्री कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं कि बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं, रेशियो थोड़ा देख लेते हैं, और क्या जीएसटी और वन फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उनका जॉब जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर आया था तब आप लोग क्या सोचते थे कि क्या होगा क्या होगा, लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन क्या कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन था और ये जो एआई का रेवोल्यूशन है, ये डिफरेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये डिफरेंट है। इट इज वेरी डिफरेंट। आप बोलोगे कैसे ये डिफरेंट है? देखिए, एआई जो है ना, उल्टा जा रहा है। जो ज्यादा क्रिएटिव लोग है ना, जो प्रोग्रामर है, जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं, उनका जो स्पेशलाइजेशन है, जो जीएसटी के एक्सपर्ट हो गए, इनकम टैक्स के एक्सपर्ट, हो सकता है कि उनका जॉब ज्यादा खतरे में हो, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज ले रखे हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आप क्या कर रहे हो? आप जो है डेटा एंट्री करते हो, नॉर्मल परचेज सेल की एंट्री करते हो, आप उनके तरह डेटा को एनालाइज नहीं करते, नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, लेटर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीज आप में कमी है। तो ये कमी कौन पूरी करेगी? ये कमी जो है वो एआई पूरा करने वाला है। This is huge. That's what she said. अब एआई सीखता कैसे? थोड़ा मैं एआई के बारे में आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको समझा दूं। सबसे पहला, सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब, जैसे क्लास में एक टीचर है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो वो कैसे पढ़ाएगी? वो सिंपली बताएगी ये है, ये है, ये पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना। तो वैसे ही एआई को हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे ये जो है कैट का इमेज है, ये डॉग का इमेज है, ये डॉग की अनेक अनेक प्रकार की ब्रीड्स है। तो वो क्या करता है? लेबल कर देता है डेटा को। डेटा को लेबल करने के बाद वो समझता है। वो एआई का काम है। और अनलेबल डेटा का मतलब, अगर अनसुपरवाइज लर्निंग भी एआई कर रहा है, मतलब जहां पर लेबल नहीं है डेटा, वो स्टडी करने का कोशिश कर रहा है। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें वो क्या कर रहा है? ट्रायल एंड एरर कर रहा है। जैसे हम बाइक चलाना या साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं? गिर गिर के ही सीखते हैं। वैसे एआई जो है वो रिवॉर्ड्स और पेनल्टी के बेसिस पे काम करना सीख रहा है। ठीक है। तो जितना वो आप इंफॉर्मेशन उससे पूछोगे, वो
इम्प्रूव होता रहेगा। अब उसका इम्प्रूवमेंट का क्या सीमा है वो तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता है, लेकिन आप एज एन अकाउंटेंट अपना जॉब कैसे बचा सकते हो? तो मैं सिंपल से आपको बात कर रही हूँ कि आईबीएम की एक स्टडी में जो बोला गया था कि एआई जो है, जो एआई को यूज कर रहे हैं, वो जो एआई नहीं यूज कर रहे हैं उनका जॉब रिप्लेस कर देंगे। मतलब जैसे अगर मैं एआई यूज करती हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे पहले तो नोटिस का रिप्लाई करना नहीं आता था, पहले मुझे एक्सेल नहीं आता था, पहले मुझे डेटा से कैसे रिकवरी करना, उसको लेटर कैसे ड्राफ्ट करना मुझे नहीं आता था, पहले मेरे ग्रामेटिकल एरर्स काफी होते थे, पहले मुझे बैलेंस शीट एनालाइज करना नहीं आता था, लेकिन अब मेरे को सब आता है। आता नहीं है, मेरा सपोर्ट है कोई, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी और गूगल बार्ड। एक इंसान है जो ज्यादा चार्ज कर रहा है आपसे, और आप गूगल बार्ड और चैट जीपीटी के मदद से कम चार्ज लोगे, तो कौन किसको हायर करेगा? ऑब्वियसली आप ही को हायर किया जाएगा, और जो सामने वाला जो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको थोड़ी ना हायर करेंगे, है ना? तो आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको क्लैरिटी होगा कि अगर आपका जॉब रेंज 10,000 से सपोज 70,000 के बीच है, तो आपके लिए क्या है? चांदी है। क्यों चांदी है? एआई आने से आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। क्या सपोर्ट मिल रहा है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन आपके साथ, और आप देखिए कि कैसे एआई जो है आपको हेल्प कर रहा है। चलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो लिया है जिससे आपको क्लैरिटी हो सके। अब क्या सिनेरियो है देखते हैं। एक तो फर्स्ट टास्क होता है एनालाइज बैलेंस शीट। तो एज एन अकाउंटेंट हमको इतना तो आता नहीं है कि हम एनालाइज कैसे करें, और पढ़ना भी हमारा मन नहीं करता, तो भैया एआई की हेल्प ले लो। तो कैसे? मैं एकदम सिंपली चैट जीपीटी का हेल्प लेती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये देखो बैलेंस शीट बना हुआ है, सिंपली कॉपी कर रही हूँ और मैं गूगल में जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी खुला हुआ है मेरा ऑलरेडी, वहां पर मैं पेस्ट कर दे रही हूँ और सिंपली लिख रही हूँ, हाय चैट जीपीटी, काइंडली मैं काइंडली एनालाइज बैलेंस शीट। मैं उसको बोल देती हूँ कि भैया तू बैलेंस शीट जो है एनालाइज करके बता दे। देखते हैं क्या कर पाता है, देखते हैं। लिख तो रहा है, पूरा कहानी लिख दिया है कि करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, ओनर्स इक्विटी क्या है। तो ये सारी चीजें उसने बता दी, समराइज कर दिया। अब देखिए की कंसिडरेशन उसने दिया है, द बैलेंस शीट फॉलोज द इक्वेशन this asset equals to liability plus owner equity. The company has a total of 5,90,000 in current liability which needs to be paid within a year. Current asset exceeds current liability, indicating short-term solvency. देखिए बता रहा है long-term liabilities are significant, primarily driven by bonds payable. कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसमें अधिकतर बॉन्ड्स है। मैं इसको बोलती हूँ प्लीज डू रेशियो एनालिसिस ऑफ सेम। मैं उसको बोलती हूँ भैया तुम मेरे को रेशियो एनालिसिस करके बताइए। देखते हैं क्या बोलता है। देखो सब रेशियोज निकाल रहा है, जैसे करंट रेशियो उसने निकाला और उसने इंटरप्रेट किया कि करंट रेशियो जो है वो होना चाहिए 1। कंपनी इनफ है कि एसेट उसका कवर कर सकता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इसका 1.5 है, मतलब ये हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन में। फिर ये डेट इक्विटी रेशियो देखो दिखा रहा है 2.58 है, मतलब कंपनी का ज्यादा डेप्थ है एज कंपेयर टू इक्विटी। इन्वेस्टर में प्रेफर लो रेशियो बट द इंटरप्रिटेशन कैन वेरी बाय इंडस्ट्री, मतलब इसका ज्यादा डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी। प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट इनकम इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक बताया नहीं है इसको, तो इसको पता नहीं है। जो जो चीजें उसको पता नहीं है उसने बता दिया, तो ऐसे वो एनालाइज कर रहा है मेरे बैलेंस शीट को। तो मैं पूछ लेती हूँ, डिटरमाइन द फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। क्यों, क्या बताता है ये? देखिए ये लिक्विडिटी बोल रहा है अच्छा है क्योंकि करंट एसेट सफिशिएंट है, डेट जो है थोड़ा रिस्की है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, और प्रॉफिटेबिलिटी वो बता नहीं पा रहा क्योंकि मैंने उसको प्रॉफिट का बताया ही नहीं है। असेट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने दिया नहीं है। रिकमेंडेशन कि और थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए तो मैं करके दूंगा। तो देखिए कैसे बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा है। हमको अपना इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा तो दिमाग ऑब्वियसली लगाना होगा, ये सपोर्ट की तरह हमारे लिए एक्ट कर रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ।
जैसे जीएसटी का नोटिस का रिप्लाई, ठीक है, मेरा क्या, I receive a notice from GST department stating that there is 97% increase in e-waybill generation in the year 2021 as compared to 1920. अब इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलने का कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को एक नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि 2021 में आपका ई वेबिल 97% से इंक्रीज हो गया, आपने 97% ज्यादा ई वेबिल जनरेट किया एज कंपेयर टू 1920, जबकि आपका सेल सेम है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, सेल सेम है और ई वेबिल जो है 97% से बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, तो मैंने बोला कि काइंडली ड्राफ्ट अ नोटिस स्टेटिंग इट वाज ड्यू टू यूज ऑफ नॉन मोटराइज्ड व्हीकल इन द ईयर 1920 एज कंपेयर टू मोटराइज्ड व्हीकल इन 2021। तो मैं जो है 1920 में नॉन मोटराइज्ड व्हीकल यूज करती थी, जिस कारण मुझे ई वेबिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मोटराइज व्हीकल मैं कब यूज कर रही हूँ, 2021 में। तो 2021 में मैंने ज्यादा ई वेबिल रेस किया बिकॉज मैं मोटराइज व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन करती थी। तो ई वेबिल कब लगता है, जब मोटराइज व्हीकल होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब सिंपली मैं कॉपी कर लेती हूँ उसको, और मैं क्या करूंगी, चैट जीपीटी को दे दूंगी। ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, इसको हटा के चैट जीपीटी लिख दूंगी, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि गूगल गूगल बार नहीं है। देखते हैं, देखो पूरा लिख के दे दिया है कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस रिसीव। देखो एकदम टनाटन लिख रहा है, इतना फास्ट तो हम लोग भी नहीं लिख पाएंगे। देखेंगे एक बार, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस रिसीव फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ई वेबिल जनरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिस्पाइट द रिपोर्टेड कंसिस्टेंसी इन सेल. After careful examination, I would like to bring to your attention a specific operational change that contributed to observed variation in e-waybill number. ठीक है, तो क्या रीजन से हुआ है, a substantial portion of our transportation activity was conducted using non-motorized vehicle in 1920. The practice was subsequently revised in 2021. तो ये पूरा प्रॉपरली बता रहा है कि we ensure that the GST department that this change in the mode of transportation is reason for the observed surge in e-waybill generation and there has been no intentional discrepancy in reporting. तो ये एकदम प्रॉपरली आपको ड्राफ्ट करके दे रहा है। आप ये कंसल्टेंट नहीं हो, फिर भी आप अपने ऑफिस में बॉस के सामने बोल सकते हो ये लीजिए जीएसटी का नोटिस, तो बॉस भी खुश हो जाएगा ना कि बंदा जीएसटी का नोटिस का रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई कर पा रहा है, तो एआई आपको हेल्प कर रहा है। आप देख रहे हो, और क्या हो सकता है देखते हैं। अब ऑफिस लीव लेना, बहुत लोग बोलते हैं यार लीव तो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट करना ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और मैं एचआर को कैसे कम्युनिकेट करूं, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्यों लीव लेना, आज मेरा मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। तो टुडे आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू ऑफिस, काइंडली ड्राफ्ट अ लेटर टू माय एचआर एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर रीजन फॉर द सेम। मैं आज मन नहीं कर रहा मेरा भाई, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है मत जाओ, लेकिन चैट जीपीटी से पूछ लो कैसे ड्राफ्ट करना है। मैंने सिंपली उसको दे दिया है, अब देखते हैं। ये पूरा लिखने लग गया, इतना फास्ट तो हम लोग भी नहीं लिख पाएंगे। देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क ऑन due to personal reason. Unfortunately, I'm not feeling well both physically and mentally. I believe taking a rest and recuperate will allow me to return to work in a more productive state. तो ये पूरा प्रॉपर आपको ड्राफ्ट करके दे रहा है, देख लो कितना मदद कर रहा है आपका। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई अश्योर यू दैट आई विल मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट टू इंश्योर दैट माई पेंडिंग टास्क आर आइदर कंप्लीटेड और हैंडेड ओवर टू अ कलीग। बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनल है बंदा, हम लोग तो इतने भी प्रोफेशनल नहीं है, राइट। अब एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि कैसे एआई आपका मदद करेगा। देखिए डेटर की रिकवरी, अभी एमएसएमई एक्ट तो आप जानते हैं 2006 आया ही है, ठीक है, और प्लस आपका सेक्शन 43BH एक इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ना, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनको टाइमली, तो आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है, मैं एक ड्राफ्ट कर रही हूँ कि मैं स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड हूँ, एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ मैं अब डेटर को बोल रही हूँ भाई पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा नहीं दे रहा है वो, तो मैं उसको एमएसएमई का दुहाई देना चाहती हूँ और एक लेटर ड्राफ्ट करना चाहती हूँ। कॉपी कर लेते, हर टाइम चैट जीपीटी यूज करने से अच्छा जेमिनाई यूज करते हैं, गूगल बार्ड का नया वर्जन आ गया है, तो जेमिनाई से पूछते हैं काइंडली ड्राफ्ट अ लेटर
मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई तू लेटर ड्राफ्ट करते, देखते हैं क्या करता है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये चैट जीपीटी के कंपैरिजन में, लेकिन कैसा काम करता है थोड़ा देखते हैं। ठीक है, टू द डेटर एड्रेस, द लेटर सर्व्स एज अ फॉर्मल डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, invoice number as per our record the due date was this. We understand the unforeseen circumstances can sometimes lead to delay in payment. We kindly remind you that as per Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 and section 43BH of the Income Tax Act, you are liable to pay interest on delayed payment to MSME. The current rate of interest applicable is this above the Reserve Bank of India repo rate. Therefore, we request you to make immediate payment. ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने बोल दी। ठीक है, तो ये प्रॉपरली उसने ड्राफ्ट करके दे दिया। तो देखिए आपका काम आसान हुआ है, काफी आसान हुआ है। एज एन अकाउंटेंट मैं आपको बोलूं कि ये करके दे दो, वो करके दे दो, तो आप बोलोगे कि मैम आप ही खुद कर लो, मेरे से इतना नहीं होगा। लेकिन आप एआई के साथ आओगे और मैं बोलूंगी ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो आप बोलोगे हाँ मैं करके दिखाता हूँ फटाफट, राइट। तो ये रीजन है कि एआई जो है आपका हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग यू, इट वोंट रिप्लेस यू। नाउ नाउ मैंने बोला है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। एक चेंज ही है जो कांस्टेंट है, और कोई चीज कांस्टेंट नहीं है दुनिया में। ओके, बदलना पड़ेगा समय के साथ, जो जितना जल्दी बदलेगा उसका जॉब नहीं जाएगा। सबसे पहली बात ये। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा था, तेरी बातों में उलझा जिया। उसमें क्या होता है, रोबोट और एक इंसान को प्यार हो जाता है। ठीक है, अब ये रोबोट को वो अपनी फैमिली से मिलाना लेकर आता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता कि वो रोबोट है। अब उसकी फैमिली जब उससे मिलती है, कुछ ऐसा बात आता है कि वो रोबोट बहुत अच्छी लग रही होती है, तो फैमिली का एक मेंबर बोलता है आज तो तू दिल्ली जला देगी। तो वो बोलती है रोबोट क्या मैं दिल्ली जला दूं? तो समझ रहे हैं आप, उसमें कोई इमोशन वैसा है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रही है बातों को। वो बातों को क्या ले रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ वो सरकाजम नहीं पकड़ पा रही है। समझ रहे हैं आप? तो आज अगर आप बोलोगे मैम डेटा एंट्री ऑपरेटर तो चला जाएगा, एक रोबोट आ जाएगा, लेकिन रोबोट का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, ये तो सोचो जरा कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है उस रोबोट का। वो तो आप लोग सोच ही नहीं रहे हो, उसको लाने का कितना खर्चा है, और उसका दिमाग तो आपने जितना दिया उतना ही है। अगर वो अपने हिसाब से मनमानी करने लग गया तो क्या, राइट। रेपरकशन हर जगह है एआई का, जहां पर यूज भी है तो डिस्ट्रक्टिव भी है एआई, है ना। तो वही चीज है कि आप एक बंदे से ये अज्यूम कर सकते हो कि वो अपना दिमाग लगाए, लेकिन एआई से ये आप अज्यूम नहीं कर सकते कि जो पैटर्न के तरह से नहीं चल रहा डेटा उसको एनालाइज प्रॉपरली कर पाए, और आपके जो इमोशन है आप में वो उसमें आ सके। नहीं हो सकता ऐसा, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं करेगा अगर आप एक गुरु मंत्र समझ जाओ कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलना है हमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बदलोगे नहीं ना तो आप अपने जॉब से बदल दिए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।